हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस पर। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी क्लास 2 और टर्मिनोलॉजी पार्ट 1, पारिस्थितिकी की शब्दावली। तो पहली टर्म है फ्लोरा, यानी कि वनस्पति। फ्लोरा इज द ऑल स्पीसीज कंटेंट ऑफ प्लांट्स इन द रीजन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी रीजन में पाई जाने वाली पादप जातियां, संपूर्ण पादप जातियां उस क्षेत्र का फ्लोरा कहलाती हैं। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, एंडेमिक। एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, मतलब इसका मतलब हुआ विशेष क्षेत्रीय। मतलब अगर कोई चीज राजस्थान में पाई जाती है तो वो राजस्थान के लिए एंडेमिक हो गई, विशेष क्षेत्रीय हो गई। जैसा अब ये राजस्थान के इस एरिया में पाई जाती है, ये यहीं मिलेगी इस रूप में। ठीक है, तो वो उस जगह का क्या हो गया, फ्लोरा हो गया, और वो विशेष क्षेत्रीय जाति हो गई। इसी तरह से फोना, फोना के लिए हिंदी में बोला जीव जंतु। फोना इज द ऑल स्पीसीज कंटेंट ऑफ एनिमल्स इन द रीजन। किसी क्षेत्र विशेष का जिस जो भी जंतु पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो उस क्षेत्र का क्या हो गया, फोना हो गया। स्पीसीज, स्पीसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पूरी बायोलॉजी में, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, और बॉटनी के भी लगभग सभी टॉपिक्स में स्पीसीज की बात की जाती है। तो इस जो डेफिनेशन, इसको हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे। स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड एंड गिव राइज फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओवर टाइम एंड स्पेस। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ कि स्पीसीज या जाति वह है जो अपने सदस्यों के साथ इंटरब्रीड करे और एक जननक्षम संतति उत्पन्न करे। इंटरब्रीड का मतलब हो गया जनन क्रिया, या रिप्रोडक्शन से भी ले सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब कि जनन क्षम, ऑफस्प्रिंग मतलब संतति। आइए इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ठीक है। ये डॉग है, ये डोंकी है। तीनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। ये मानव जाति है, ये कुत्ता जाति है, ये गधा जाति है। तो क्या हम इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या संतति उत्पन्न होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग जाति के। वहीं अगर ह्यूमन मतलब इसका इससे कराएंगे तो क्या होगा, संतति उत्पन्न होगी। तो ये क्या हो गई, एक जाति हो गई, और ये क्या हो गई, दो अलग अलग जातियां। ये तीनों अलग अलग जातियां हो गई। तो यही होता है जाति का मतलब, कि जो जनन करे और जननक्षम संतति उत्पन्न करे। फिर आता है वेजिटेशन, वनस्पति। कलेक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन स्पेस। ये जो फ्लोरा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, उसी का ये एक जनरल टर्म है। फ्लोरा एक साइंटिफिक टर्म है और वेजिटेशन एक जनरल टर्म है जो आम बोलचाल की भाषा में यूज में की जाती है। अगली शब्दावली है हैबिटाट, मतलब कि आवास। Habitat of an organism actually represent a particular set of environmental conditions suitable for its successful growth। यानी कि आवास वह स्थान है जो किसी भी जीव जंतु को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है दी गई पर्यावरणीय दशाओं में। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, सर आप कहाँ रहते हैं? आपने कहा सर मैं इस घर में रहता हूँ। तो ये घर क्या हो गया, आपका आवास हो गया। क्या हो गया? आवास हो गया। अब आवास के कंपोनेंट्स, मतलब आवास के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? सर यहाँ पर शरण दी जाती है, जल मिलता है हमें, फूड मिलता है हमें, रहने के लिए स्थान मिलता है। ये तो हुई आवास की बात। अब होता है, अक्सर एक शब्द आपने सुना है, हैबिट। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हैबिट का मतलब होता है आदत या स्वभाव। स्वभाव, आदत। आदत, मैं सुबह उठता हूँ,
फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक से आके मैं स्नान करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है, डेली का मेरा बिहेवियर है, यही मेरी आदत है, यही मेरी हैबिट है। तो आप आज के बाद हैबिट और हैबिटेट दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला आता है इकोलॉजिकल निके। व्हाट इज इकोलॉजिकल निके? इकोलॉजिकल निके of an organism includes physical space occupied by it and its functional role in community. इकोलॉजिकल निके क्या होता है? जहां पर जो जीव है, जंतु है, समुदाय में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाता है, वह इकोलॉजिकल निके होता है। पहले मैंने आपसे पूछा सर आप कहाँ रहते हैं, आपका आवास क्या है, तो आपने बताया सर मैं इस घर में रहता हूँ। लेकिन अब बात मैं करूंगा निके की। मैंने कहा कि आपका फंक्शनल प्लेस कहाँ है, जहां पर आप रूटीन का कार्य रह करके बैठ करके काम करते हैं, आप एक्चुअल भूमिका निभाते हैं। तो मैं घर में घुसा तो वहां तो बहुत सारे कमरे थे। तो आपने क्या बोला कि सर मैं मेरा फंक्शनल रोल मेरा यहाँ पर है, इस कमरे में है, तो मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? एक सेकंड, ये हो गया निके, निके हो गया। तो हैबिटेट और निके, इन दोनों में क्या अंतर है? हैबिटेट बड़ा होता है और निके उसमें होता है, मतलब बहुत सारे निके से मिलकर क्या बनता है? हैबिटेट बनता है, आवास बनता है। आइए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमने एक टेबल दी है, आप उसके अंदर इसके अंतर समझे। हैबिटेट, हैबिटेट एक भौतिक स्थान है, निके भी एक भौतिक स्थान है, लेकिन निके क्या है? जहां पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जीव जो है अपना फंक्शनल रोल निभाता है। फिर आता है कंटेन नोट स्पीसीज स्पेसिफिक। हैबिटेट क्या होता है? जाति विशेष नहीं होता है। एक घर में अलग अलग स्वभाव के लोग हो सकते हैं, एक आवास में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जा सकते हैं, अलग अलग निके हो सकते हैं। और निके क्या होता है? जाति विशेष होता है, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। वहां पर ये एक निके है, यहाँ पर एक जाति होगी, यहाँ पर दूसरी जाति होगी, यहाँ पर तीसरी जाति होगी। और हैबिटेट जैसे मैंने बताया कंटेन न्यूमरस निके। हैबिटेट क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है? सर रेगिस्तान हो सकता है, समुद्र में हो सकता है, जंगल में हो सकता है, नदी में हो सकता है, पहाड़ में हो सकता है। ये सब क्या हो गए? एक तरह के हैबिटेट हो गए। अब आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स, चरम। क्लाइमेक्स इन इकोलॉजी द फाइनल स्टेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन अटेनेबल बाय अ प्लांट community in an area under the environmental condition present at a particular time. चरम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वह स्टार्ट होती है, स्टार्ट चलती है, धीरे 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 वो अपने अंत की तरफ जाती है। अंत अभी हुआ नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं? अंत के पहले क्लाइमेक्स चल रहा होता है, वो अपने क्लाइमेक्स पर होती है, अभी अंत को उसने प्राप्त नहीं किया है, वह चरम पर है। तो जो वह स्थिति है जो अंत के पहले होती है, वह क्या कहलाती है? चरम कहलाती है। तो कम्युनिटी या इकोलॉजी में हम उसको कैसे लेंगे? टर्मिनल कम्युनिटी that can maintain itself more or less indefinitely in equilibrium with prevailing condition. तो कोई भी सक्सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब पादप अनुक्रमण स्टार्ट हुआ जीरो से, कहीं किसी भी क्षेत्र में वह शुरू हुआ, उसने जो अनुक्रमण की अलग अलग दशाओं को प्राप्त किया और वह चरम की तरफ पहुंचा, मतलब वह कम्युनिटी ग्रो कर गई और वह डोमिनेंट हो गई। अब जब डोमिनेंट हो जाती है तो वह पर्यावरण के साथ साम्य में रहती है। साम्य मतलब पर्यावरण उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जब कभी भी पर्यावरणीय दशाएं अचानक बदलेगी तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी, वह अपने अंत को प्राप्त कर लेगी। तो चरम समुदाय जो वातावरण के साथ संतुलन में अपने आप को अनिश्चित काल तक बनाए रखता है। अब आया बायोम। बायोम विभिन्न समुदायों का मिश्रण है जो उस स्थान की जलवायु द्वारा प्रभावित होती है तथा विशेष प्रकार की वनस्पति तथा जंतुओं का पाया जाना इसका लक्षण है। हमारी जो पिछली क्लास थी इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बायोम को अच्छी तरह समझाया था, यहाँ भी अच्छी तरह समझाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बार और अच्छी तरह से समझे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाएं और बायोम को एक बार और समझें। वैसे हम यहाँ पर भी इसको समझा रहे हैं।
बायोम बताया गया है कि विभिन्न समुदायों का एक मिश्रण होता है, मतलब इसमें अलग अलग कम्युनिटीज होंगी एक बायोम में, और वहां की जो जलवायु है वह उसको इनेबल करेगी या उसको सक्षम बनाएगी कि वो उस जलवायु में रह सके। जैसे कि अलग अलग बायोम हो गए, एक्वेटिक बायोम, डेजर्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम और टुंड्रा बायोम। अब एक्वेटिक बायोम में जो भी मछलियां होंगी या जल में तैरने वाले जंतु होंगे या फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे या सबमर्ज प्लांट होंगे, वह पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां की दशा कैसी है कि सब पानी में रहना है, तो उस तरह के जो भी उनमें अनुकूलन या परिवर्तन चाहिए लक्षणों में वो अपने करेंगे और वहां पर रहेंगे। तो बायोम क्या हो गया? बायोम में अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो वहां की जलवायु द्वारा सपोर्ट की जाती है। बायोस्फीयर, ये भी बहुत अच्छी टर्म है। अक्सर एग्जाम्स में बायोम, बायोस्फीयर ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी वन लाइन क्वेश्चन में ये आ जाता है। बायोस्फीयर, बायो और स्फीयर। बायो का आप मतलब समझते हैं, मतलब कि जीव, इसका मतलब क्या हो गया? जीव। और स्फीयर मतलब हो गया एक आवरण, और यहां पर हमने आवरण का एक मतलब बताया कि एक मंडल बना दिया, तो हमने इसको बोला जीव मंडल या जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण जिसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आप इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में एक बार के लिए आप बायोस्फीयर देखें। बायोस्फीयर के साथ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर दिया हुआ है, लिथोस्फीयर दिया हुआ है। मतलब कि ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों जहां मिले वहां पर क्या हुआ? जीव ने अपने जीवन यापन करना स्टार्ट हो गया कि उसको हवा मिल गई, जल मिल गई, चलने के लिए जमीन मिल गई, तो क्या हो गया? उन्हें अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाया? तीनों मिलकर के बायोस्फीयर कहलाया, मतलब जैव मंडल बन गया। अब जैव मंडल में आप देखें कि साहब ये धरती है, इस धरती पर जानवर ऊपर भी विचरित कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं। फिर ये वायुमंडल है, यहाँ पर पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। फिर है जलमंडल, है जलमंडल में मछलियां, छोटे जीव और जलमंडल में जो रहने वाली वनस्पतियां, उगने वाली वनस्पतियां हैं, और नीचे दबे हुए ये जो जीवाश्म आपको नजर आ रहे हैं, और ये अर्थवर्म है, ये एक चूहा बिल बनाकर रह रहा है। तो ये क्या है? ये जीवन ही तो है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ये तीन मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण, क्या हो गया? गैस का आवरण। फिर हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी के द पार्ट ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ वाटर, पृथ्वी का वह भाग जो जल से बना हो। और लिथोस्फीयर, पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट किसे कहते हैं? क्रस्ट का मतलब होता है, ये तो हो गया अंग्रेजी में क्रस्ट, इसको कहते हैं हम हिंदी में भू पर्पटी, मतलब ऊपर की जो सरफेस है। और मेंटल क्या हो गया? अंदर का ठोस भाग, आप समझते ही हैं। फिर आता है, हम देखते हैं एनवायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण। द सम ऑफ ऑल फिजिकल, केमिकल, बायोटिक और कल्चरल फैक्टर दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। द फिजिकल, केमिकल और बायोटिक में क्या आ गया? मिट्टी, जल, हवा, ये क्या आ गई? फिजिकल और केमिकल आ गए। पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने, ये सब इनमें इंक्लूड हो गया। और जीव, ये सब मिलके क्या बनाया? एनवायरमेंट बनाया, जिसने क्या? किसी जीव को अपने जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया, तो ये वातावरण कहलाया। वेदर, हमने देखा है अक्सर बच्चे वेदर और क्लाइमेट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला सर आज तो क्लाइमेट बदल गया। अरे यार, मैंने सोचा क्लाइमेट ऐसे कैसे बदल गया? हाँ, वेदर बहुत कम आता है उनके जीप पर, मौसम भी बहुत कम समझते हैं, जलवायु अलग चीज है। तो वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट यानी जलवायु। आइए इसको हम समझते हैं आसानी से। मौसम वातावरण की अल्पकालिक स्थितियों को दर्शाता है। ये एक मिनट से ये मिनट से मिनट, घंटे से घंटे, दिन से दिन, प्रतिदिन और मौसम से मौसम बदल सकता है। मौसम कैसा है? अल्पकालिक। एक आपने सॉन्ग सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, मतलब
मौसम के लिए ही ऐसा क्यों बोला है? ऐसा तो नहीं बोला जलवायु की तरह तुम बदल तो न जाओगे। मौसम के लिए इसलिए बोला है क्योंकि वह पलक झपकते ही बदल जाता है। आप दिन में सोए थोड़ी देर 2 घंटा, शाम को देखा बादल हो गए, बारिश होने लग गई, मौसम पलट गया। जलवायु नहीं पलटी, मौसम पलट गया। आज मौसम ये हुआ है, जलवायु वही है। तो जलवायु के लिए हम क्या करेंगे, लंबे समय तक एक क्षेत्र में मौसमी पैटर्न का संचय। मतलब अपने राजस्थान में या इंडिया की ले लो आप बात, बारिश जून जुलाई में बारिश होती है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी स्टार्ट हो जाती है और सर्दी पड़ती है, फिर उसके बाद गर्मी पड़ती है। तो ये क्या हो गई, यहाँ का वेदर पैटर्न हो गया कि भाई ये वेदर आएगा, वो वेदर आएगा, ये वेदर आएगा, पर जलवायु वही रहेगी। हम आज राजस्थान आए, सब यहाँ का क्लाइमेट कैसा, सब यहाँ का क्लाइमेट गर्म है। मतलब बेसिकली क्या रहता है, वो गर्म ही रहता है साल भर, लेकिन कुछ समय के लिए वेदर चेंज होता है, बारिश आती है, सर्दी आती है और गर्मी आती है। लेकिन क्लाइमेट कैसा रहता है सर, यहाँ का हॉट होता है, टुंड्रा में कूल होता है, मौसम बदलता है वहां पर भी, टुंड्रा में भी, पोल्स पर भी। ओके। फिर आता है माइक्रो क्लाइमेट और मैक्रो क्लाइमेट। क्लाइमेट के दो प्रकार हो गए, माइक्रो क्लाइमेट। अरे बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसको सेव नहीं किया गया, मैंने सुधार लिया था। आप यहाँ पर ये जो माइक्रो है इसको नहीं माने, इसको भी आप नहीं माने। ये हो गया मैक्रो क्लाइमेट, ये हो गया माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, अगली क्लास में ध्यान रखा जाएगा इन चीजों का। मैक्रो क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न, मतलब कि बड़े लेवल पर, ग्लोबल मतलब पूरी पृथ्वी का या किसी बहुत बड़े रीजन का, इन कंपैरिजन टू छोटे रीजन का, तो वो मैक्रो क्लाइमेट हो गया। और माइक्रो क्लाइमेट विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया। अब देश के संदर्भ में अजमेर जिले का जो क्लाइमेट है वो तो छोटा ही हुआ ना है, और अजमेर के संदर्भ में मेरी गली का जो क्लाइमेट है, मेरे घर का जो क्लाइमेट है, वो तो माइक्रो ही हुआ ना। तो आपको इसको उस तरह से समझना है। अब आता है एक्लाइमेशन या एक्लिमेटाइजेशन, द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ किसी जीव के द्वारा उसके वातावरण में, तत्काल वातावरण, मतलब अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने रूम में बैठे हैं, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, सपोज मैंने पंखा बंद कर दिया, तो तत्काल वातावरण कैसा हो गया मेरा, गर्म हो गया। इसके प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि मैं जाऊंगा पंखा ऑन कर दूंगा, और ज्यादा गर्मी लगेगी मैं एसी ऑन कर दूंगा। तो तत्काल वातावरण यही हुआ, जिसे हिंदी में बोला हमने दशा अनुकूलन। फिर एक और कंफ्यूज करते ही बच्चों को चीज, वो है अडेप्टेशन, मतलब कि अनुकूलन। किसके साथ, दशा अनुकूलन और अनुकूलन में फर्क है। कैसा फर्क है वो हम देखते हैं। जीवों का ऐसा गुण जो उन्हें अपने परिवेश में जीवित रहने और जनन करने योग्य बनाता है। अब एक चीज समझिए कि मछली का जो परिवेश है वो क्या है सॉरी, मछली का परिवेश सर जल है। तो जल में रहने के लिए उसको किस तरह का अनुकूलन चाहिए, मछली को जल में रहने के लिए पखने होने चाहिए, फिन्स होने चाहिए तैरने के लिए। ठीक है, उसकी जो शरीर है, उसका जो बॉडी लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, नौकाकार होनी चाहिए, ताकि वो फटाफट तैर सके। वैसे ही जल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कैसी होती है, कटी फटी होती है, ताकि तेज बहाव में भी क्या वो अपने आप को मेंटेन करे। अगर कड़क होगी, अकड़ी भी होगी, तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, जल में रहने का अनुकूलन। ऐसे ही रेगिस्तानी पौधे रेगिस्तान में रहने का अनुकूलन क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ लेते हैं और कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि पानी का लॉस कम हो जाता है। फिर आपने कहा सर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, आप देखना उनके जो तने होते हैं वो ग्रीन होते हैं, तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भलीभांति कर सकते हैं। अब आता है प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उत्पादकता। अब हम इसको बायोलॉजी के टर्म्स में या साइंस के संदर्भ में या इकोलॉजी के संदर्भ में कैसे लेते हैं। अब पादप जगत में उत्पादक कौन होता है, पौधे होते हैं, प्लांट उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, भोजन को। तो पादपों द्वारा सूरज की उपस्थिति में या पादपों द्वारा बनाया गया भोजन
क्या कहलाया, उनका उत्पादन कहलाया। फिर हम उसको प्रोडक्टिविटी के सेंस में कैसे समझे, इकाई समय में एक परिस्थिति तंत्र के जीवित घटक में संचित कार्य पदार्थ की मात्रा, मतलब पादप हो या जंतु हो, मतलब कि प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, इनके द्वारा इकाई समय में संचित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इकाई समय में उत्पादकता कहलाती है। अब सामान्य जो लैंग्वेज है उसमें कैसे समझेंगे, इस फैक्ट्री में रोज के या साल भर के इतने जूते बनते हैं, तो वो क्या हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। और ये फैक्ट्री जूते उत्पादित करती है, जूते बनाती है, ये तो उसका उत्पादन हो गया। लेकिन कितने बनाती है कि साहब 1 घंटे में 200 जूते बनते हैं यहाँ, या 1 साल में 2000 जूते बनाए जाते हैं, तो ये क्या हो गई, उसकी उत्पादकता हो गई। तो आप देखें, द रेट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड इन द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन यूनिट टाइम। उत्पादकता के लिए हम यूनिट टाइम करेंगे। ये 2 तरह की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहां पर आती है अपने इकोलॉजी। प्राइमरी प्रोड्यूसर, सबसे पहले इस यूनिवर्स में भोजन कौन बनाता है, सूरज की उपस्थिति या सूरज की जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स एक ही है पूरे यूनिवर्स में, वो है सूरज। सूरज की रोशनी पौधों पे पड़ती है, या एनर्जी पौधे जो एनर्जी सूरज से लेते हैं उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, या उसका कोई ऑर्गेनिक मैटर बना लिया। तो प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, सबसे पहले किसने बनाया, प्लांट्स ने। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्लांट्स हो गए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी किनकी होगी, ग्रीन प्लांट्स की होगी। देखो डेफिनेशन में देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता 2 तरह की होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। मैंने कहा मुझे आज 100 रुपया मिला, मैंने 100 रुपया तनख्वाह के एज ए इनकम लिया और मैं अपने घर आया। मैंने 20 रुपया ऑटो वाले को दिया और 80 रुपया मैं घर लेकर आया। मैंने अपने पापा को 80 रुपये दिए। पिताजी ने कहा ये क्या है, पापा ने बोला कि ये मेरी इनकम है। पापा ने कहा नहीं यार ये इनकम कम है, कि पापा मेरा खर्चा हो गया 20 रुपया मैंने ऑटो का दे दिया। पापा के नहीं नहीं मेरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा, टोटल कितना लाए आप, ग्रोस कितना लाए, सकल कितनी लाए। पापा ने, मैंने बोला पापा मैं 100 रुपया लाया, तो मेरा सकल उत्पादन कितना हो गया, तो 100 रुपया हो गया। फिर पापा ने बोला नेट उत्पादन क्या हुआ, मतलब आपका खर्चा निकाल के कितना बचा। मैंने कहा पापा दिया ना आपको 80 रुपया बचा। तो सकल उत्पादन और शुद्ध उत्पादन दोनों में अंतर, सकल तो हो गया ऑल ओवर और नेट हो गया उसमें से जो मैंने कार्य किया ऑटो में बैठकर आया उसका खर्चा। तो डेफिनेशन देखते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादन यह माप अवधि में श्वसन में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर है। तो जो वो 100 रुपया मैंने माना उसमें से 20 रुपया जो निकला वो क्या निकला, ये श्वसन हो गया। श्वसन को हमने बोला रेस्पिरेशन आर, और ये सकल उत्पादन क्या हो गया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी। इसको हम आगे डायग्राम है उसको और डिटेल में समझेंगे। ये श्वसन उपयोग के बाद शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या हुई, यह श्वसन उपयोग के बाद पौधों के उत्तक में संग्रहित कार्बनिक पदार्थ। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, जीपीपी, मतलब 100 रुपए में से 20 गए तो 80 बचे, तो नेट कितना हो गया, 80 हो गया। आइए इसको हम आगे देखेंगे। और एनपीपी, नेट मैं 100 रुपया कमा के लाया, 20 रुपया मैंने श्वसन में मतलब ऑटो में खर्च कर दिए और बचे कितने, 80 रुपये। तो ग्रोस ज्यादा होता है और नेट थोड़ा कम होता है। फिर आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्राइमरी में कौन हो गया, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसने करी, प्लांट्स ने। इन प्लांट्स को किसने खाया, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर कौन हो गया, साहब खरगोश ने खा लिया इसको, प्लांट्स को, है ना। तो खरगोश ने खा लिया, खरगोश ने खाया
तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊतकों में जमा हुआ, ऊतक बने, ऊतक से बॉडी बनी, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं, है ना। तो ये हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ताओं के द्वारा। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता, ये हुई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों अब आती है स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी और स्टैंडिंग ग्रोथ। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज phosphorus, sulfur, carbon, hydrogen present at any time in environment of an ecosystem। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जब इकोसिस्टम की बात की थी, जब हमने इकोसिस्टम की बात की थी तब हमने क्या बोला था, सर ये जो इकोसिस्टम आप लिख रहे हो ना, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ये दो वस्तुएं हैं। तो स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप यही दो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जीव और निर्जीव। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या हुई, सर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें कोई जीवन नहीं है ना, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या होगा, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्टैंडिंग स्टेट हो गई या नॉन लिविंग स्टेट कहलाएगी स्टैंडिंग क्वालिटी। फिर है लिविंग स्टेट, क्या हुई, डेफिनेशन से देखते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन एरिया इन पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में, दिए गए इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी जीवन पाया जा रहा है, चाहे वो जंतु के रूप में हो चाहे वो पादप के रूप में हो, वह क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा, या स्टैंडिंग बायोमास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्टैंडिंग बायोमास। हिंदी वाले बच्चों, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको आपको इंग्लिश में ही सीखना होता है और आप उसको इंग्लिश में ही सीखें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप को आप ऐसे ही समझेंगे। और स्टैंडिंग क्रॉप को मापने की इकाई क्या हो गई, वेट पर यूनिट एरिया, मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में इतने प्लांट बायोमास है, इतना एनिमल बायोमास है, या टोटल स्टैंडिंग क्रॉप ये है या इतनी है। इसको कैसे मापते हैं, बम्प कैलोरीमीटर द्वारा मापी जाती है। जब पिरामिड ऑफ बायोमास शो द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इकोसिस्टम, जो पिरामिड होते हैं ये क्या है, पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है। तो बायोमास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, इसको समझने से पहले हम समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम विच मे बी शोन इन टर्म ऑफ देयर बायोमास, एनर्जी और एनर्जी कंटेंट। मतलब ये कोई इकोसिस्टम है, उसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो गए, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो गए, T1, T2, T3 और T4। अब बायोमास का हुआ, बायोमास का हुआ तो बायोमास का कैसा होगा, सब यहाँ पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ट्री आ गया, ग्रासेस आ गई, श्रब्स आ गई, बहुत सारी होती हैं। अब इनको खाने वाले क्या होते हैं, जो जंतु होते हैं वो यहाँ होते हैं, है ना। तो एनिमल्स हो गए, ग्रेजिंग एनिमल्स आएंगे चारा खाने वाले, फिर इनको कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर आएंगे। तो ये क्या बता रहा है बायोमास, कि नीचे वाले लेवल पर सारे प्लांट्स को जोड़ें तो बायोमास ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ नीचे से थोड़ा चौड़ा है। फिर इनको खाने वाले थोड़े से बायोमास में इनसे कम होंगे, वो इनसे कम होंगे और वो उनसे कम होंगे। शेर कितने होते हैं, टाइगर कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं ना जंगल में, लेकिन उसके जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होंगे, उनकी संख्याएं बढ़ती जाएगी, नंबर भी बढ़ता जाएगा और बायोमास भी बढ़ता जाएगा। और इकोलॉजिकल पिरामिड को हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर नंबर, बायोमास, एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, ग्रोथ कर्व के बारे में बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार हमारी क्लासों को अटेंड करें। अगली शब्दावली है ट्रॉपिक लेवल, मतलब पोषक स्तर। किसी भी खाद्य श्रृंखला में, किसी भी खाद्य श्रृंखला में जीव का कार्यात्मक स्तर या स्थिति वो हम ट्रॉपिक लेवल के द्वारा दर्शाते हैं। या हमने ये देखा, ये एक हमने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम में कुछ लेवल्स बना दिए, ओके। अभी
इस ट्रॉपिक लेवल को समझने से पहले हम ये फूड चेन देखते हैं जो यहाँ पर बनाई गई है। ये जो फूड चेन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्लांट से, फिर ये उपभोक्ता आ गए मतलब कंज्यूमर आ गए, ये तीनों क्या है, कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर कौन सा हो गया, ये हो गया प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक है ना, उत्पादक हो गए। तो यहां पर हमने लिख दिया उत्पादक, ठीक है। फिर ये आ गया, ये हो गया क्या, कंज्यूमर हो गया, मतलब उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो ये यहाँ उत्पादक है, यहाँ उत्पादक है। इस फूड चेन में उपभोक्ता कौन, ये चूहा है, इस चूहे को यहाँ रख दिया हमने। ये प्राथमिक मतलब प्राथमिक उपभोक्ता आ गया, ठीक है। ऐसे ही द्वितीयक उपभोक्ता आ गया और तृतीयक उपभोक्ता आ गया। तो ये बोल रहा है किसी भी खाद्य श्रृंखला में जीव का कार्यात्मक स्तर या स्थिति। तो इस सिस्टम में ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम और ये सिस्टम एक ही है, पर इसमें इसका इस ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में इसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है कि सर ये T1 लेवल पर है और ये उत्पादक की तरह कार्य कर रहा है, ये T2 लेवल पर है, ये उपभोक्ता की तरह कार्य कर रहा है, ये T3 लेवल पर है, ये द्वितीयक उपभोक्ता की तरह कार्य कर रहा है और ये तृतीयक उपभोक्ता की तरह कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम फूड चेन की डेफिनेशन को देखते हैं। उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक भोजन के रूप में ऊर्जा का हस्तांतरण, मांसाहार से लेकर डिकम्पोजर तक। इसका मतलब यहाँ पर मांसाहार की जगह शाकाहार आएगा, ठीक है ना। शाकाहारी से मांसाहारी यहाँ पर आएगा, ये शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से लेकर के डिकम्पोजर तक। तो यहां से स्टार्ट हुई शाकाहार से और यहां तक गई भोजन के रूप में, यहां तक ऊर्जा को पहुंचाया जा रहा है खाद्य श्रृंखला। अब आता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला के प्रकार हैं। ग्रेजिंग से आपको लग रहा होगा, मतलब समझ में आपको आ रहा होगा, चराई मतलब चरने से। तो खाद्य श्रृंखला जीवित हरे पौधे से शुरू होती है, शाकाहारी और मांसाहारी तक जाती है। वही बात जो पीछे बोली गई थी, लेकिन शुरू कहां से हुई, जीवित हरे पौधे से। डेट्राइटस फूड चेन, इसको हमने बोला अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला मृत कार बनी हुई, ये डेड से शुरू होती है सूक्ष्म जीवों में, फिर वहां से अपघटक और उनके शिकारी पर जीव के लिए फीड की जाती है। मतलब ये तो लिविंग से स्टार्ट हुई और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से, कहां से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको डेट्राइटस जो अपघटक होते हैं वो इसको क्या करते हैं, आगे अपघटित करते हैं। ये होती है डेट्राइटस फूड चेन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हों आप वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम उनको अच्छे से आपको रिप्लाई करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2, क्योंकि इकोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी है वह बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही वाइड है, फिर भी हमने इसको समेटने की कोशिश की है। तो जो बची हुई टर्म्स हैं और शब्दावलियां हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो स्टे कनेक्ट विद अस एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।